बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जो आज हमारा 11th का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। तो फर्स्टली बेटा आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्लास 11th। तो जे क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा मैंने आपसे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। बड़ी जनरल सी बातें बट एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला बच्चे पॉइंट ये है कि बेटा जो आपने कई बच्चों के मुंह से पहले सुना भी होगा, बेटा 10th से ना 11th में बहुत ज्यादा स्टीप जंप है। मतलब लेवल आप देखोगे पढ़ाई का एकदम से बढ़ जाता है। तो जो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जितने तुमने 10th में पांचों सब्जेक्ट मिला के पढ़े ना बेटा, उतनी 11th में खाली फिजिक्स है, उतनी भाई केमिस्ट्री है, उतना ही मैथ्स है। तो जो बात तुम्हें डराने के लिए कह रहा, डरने की कोई बात है भी नहीं। जस्ट तुम्हें इतना बता रहा हूं, तुम्हें भाई 11th में ना 10th से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा आपका जो पढ़ाई का लेवल है ना, वो एकदम से बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो इस बात का ध्यान रखना। ये बच्चे मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चे ना 10th का बोर्ड एग्जाम देखना बड़ा रिलैक्स सा फील करते हैं कि भाई बोर्ड दे लिया, बस बहुत हो गया, अब 11th ना मस्ती करेंगे। भाई मस्ती करना, बट इतनी मत करना कि भाई 11th बर्बाद हो जाए। रीजन क्या है बच्चे, आपका जो कल को तुम्हें नीट भी देना है, जी मेंस भी देना है, उसमें क्या होता है बेटा 50 से 60% जो सिलेबस है ना, सिर्फ 11th का होता है। देखो ऐसे बच्चों, 12th में ना हर कोई मेहनत करता है, मेन फर्क पड़ता है 11th का। जो बच्चा 11th में शुरू से मेहनत करता है ना बेटा, उसे हमेशा ना एक हेड स्टार्ट मिलता है। वो हमेशा ना बाकी बच्चों से थोड़ा सा आगे को चलता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चा आप जो 11th में सीखोगे, वो कंसेप्ट आपके आगे भी ना बहुत काम आने वाले हैं। तो बेटा एक तो ये बात होगी। दूसरा जो मैं आपको थोड़ा अपने पढ़ाने के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बेटा जब मैं पढ़ाऊं तो आपको बहुत सिंसियरली पढ़ना है। आप अगर मेरे वीडियोस को ऐसे देखोगे, आराम से बैठे ऐसे हाथ करके, यहाँ भी फिल्म चल रही है, अपने आराम से लेट के देख रहे हैं, बेटा आपको ना हार्डली 10% बेनिफिट मिलेगा। अगर बेटा आप वीडियोस का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको ना ऐसे मानना है कि जैसे आप क्लास में बैठे हो, बिल्कुल सिंसियरली आप कॉपी लो, पेन लो, नोट्स बनाओ अपने साथ साथ में। इसका बेटा मैं आपको पूरा टाइम भी दूंगा ताकि आप स्क्रीन से सब कुछ नोट कर सको। एक तो ये बात होगी। दूसरा बेटा आई विल बी गोइंग वेरी स्लो, बड़े आराम से आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपको कभी नहीं लगे मैं भाग भाग के पढ़ाऊं, आराम से हर चीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो जो तुम्हारी समझ में आना बहुत जरूरी है। फिजिक्स ना सारा का सारा समझने का खेल है। जो बच्चे फिजिक्स को समझ के करते हैं ना बेटा, उन्हें फिजिक्स बहुत आसान लगती है। पर अगर आप रट्टा मारोगे, जल्दबाजी में काम करोगे, तो भाई सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये मेन बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब बेटा मेन चैप्टर स्टार्ट करें, विच इज कॉल्ड डायमेंशन। इससे पहले थोड़ा यूनिट्स का पोर्शन भी है, पर बेटा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसे बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है भाई। तो बेटा पहला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे हम बोलते हैं बेटा डायमेंशन। इस पे नीट में, जी मेंस में कई बार 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ठीक। तो बेटा डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए जो हम डिस्कस करेंगे। पहला टर्म है बेटा मैकेनिक्स। बेटा आपकी जो 11th की फिजिक्स है, उसमें आप लगभग मान के चलो 50 to 60% जो पोर्शन है बेटा, वो मैकेनिक्स इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या होता है सुनो बेटा, मैकेनिक्स के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है बेटा स्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट है बेटा डायनेमिक्स। तुम सोच रहे हो भाई ये क्या होता है, तो बेटा बड़ी आसान सी बात है, मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो बिल्कुल आसान सा है। स्टैटिक्स का मतलब होता है बेटा एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है बेटा इन मोशन। आसान सी बात है भाई। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन्हीं चीजों को ना थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पोर्शन बेटा आपको आगे भी काम आने वाला है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं एट रेस्ट की, ठीक है। अब उतारो एक बार जरा, हम जो ध्यान दो, स्टैटिक्स का मतलब होता है बेटा रेस्ट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन बातों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा मैं साथ में कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो ध्यान दो, मान लो ये कोई सरफेस है, और सरफेस पर हमने बॉडी रखी है। मान लो बेटा इसका वेट है 10 किलो। अब मैं कुछ पूछूंगा, आप सोच समझ के ना आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है।
तो बेटा क्वेश्चन ये है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, क्वेश्चन सुनना, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा? मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई बॉडी रेस्ट पर है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो बेटा ये आंसर गलत है। ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है उसका मतलब क्या होता है? तो बेटा मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो। सी, जैसे मान लो बेटा मैंने क्या करा, अपने हाथ में ऐसे डस्टर को होल्ड कर रखा है, ठीक है, ध्यान रहे ये डस्टर है। तो बेटा आप देख सकते हो जो डस्टर इस टाइम रेस्ट पर है, पर बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि इस टाइम डस्टर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस टाइम डस्टर पे दो फोर्स लग रहे हैं, समझो बेटा कौन कौन से। पहला बच्चों आपको पता है अर्थ क्या करती है, किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सा है, अगर बेटा मैं इस डस्टर के नीचे से हाथ हटा लूं, डस्टर तुरंत नीचे जाएगा, सोचो। तो अगर मैं इस डस्टर को ऐसे हवा में छोड़ दूं, ये छोड़ते ही कहां जाता है? नीचे। इसका मतलब बेटा इस पे नीचे को फोर्स लग रहा है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये बराबर होता है बेटा mg के, जिसे हम बोलते हैं वेट। तो सबसे पहली बात है बेटा इसका वेट लग रहा है नीचे, ठीक है। अब बेटा नोटिस करो, जब मैं इस डस्टर को ऐसे अपने हाथ में होल्ड करता हूं, डस्टर रेस्ट पर है, तो बेटा हो क्या रहा है, मेरा जो हाथ है ना, ये जो मेरा हाथ है, डस्टर पे ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रहा है, जिसे हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बेटा ऊपर इस तरीके से। तो आप नोटिस करो बेटा, इस टाइम जो हमारा डस्टर है उस पे एक साथ दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो बेटा उसका वेट है कर रहा है नीचे को, उसे सपोर्ट करने के लिए बेटा मेरा जो हाथ है वो ऊपर को एक फोर्स लगा रहा है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसीलिए क्या होता है बेटा, अगर मैं डस्टर को ऐसे हाथ में काफी देर होल्ड करूं, बेटा मेरा हाथ दर्द करने लग जाता है, क्योंकि मेरा हाथ लगातार एक ऊपर को फोर्स लगा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर बेटा ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, मतलब R बराबर हो जाता है बेटा mg के, इसमें बेटा R को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये टर्म आगे भी काम आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट को बैलेंस कर पाता है, नेट फोर्स हो जाता है 0 और बॉडी रहती है बेटा रेस्ट पे। और देखो इसी डायग्राम में मान लो बेटा, अगर मैं 1 न्यूटन इधर को लगाऊं और 1 न्यूटन इधर को लगाऊं, क्या बॉडी मूव करेगी? बेटा बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये वाला 1 न्यूटन का फोर्स और ये वाला 1 न्यूटन का फोर्स आपस में क्या हो रहे हैं बेटा? बैलेंस। तो नोटिस करो, इस बॉडी पे 4 फोर्स लगी, ये दोनों बेटा आपस में बैलेंस हो रही है, ये दोनों भी आपस में बैलेंस हो रही है, नेट फोर्स क्या हो जा रहा है? 0। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या बेटा सुनो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, सुनो ध्यान से, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इसका बेटा मतलब नहीं होता कि बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता बॉडी पे फोर्स ना लगे। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है बेटा, इसका मतलब होता है कि बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे थे सारे बैलेंस आउट हो रहे हैं, और बैलेंस आउट होने की वजह से नेट फोर्स क्या है? 0। तो मैं आपको थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, अब लिखो, फिर आप ये नोट्स उतार लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, डिफाइन करेंगे स्टैटिक्स को। अब एक बार यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको। उतार दो यहां तक। ओके, नाउ पे अटेंशन। तो बेटा स्टैटिक्स को देखो डिफाइन कैसे करते हैं। बेटा मैंने शुरू में बताया था, फिजिक्स में ना कुछ भी रट्टा मारने का नहीं है, आपको ना समझ के करना है। तो बेटा एक बार स्टैटिक्स का डेफिनेशन लिखो। क्या है स्टैटिक्स? को हम बोलते हैं बेटा, बिल्कुल आसान है, ये एक मैकेनिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो किस पे होते हैं? रेस्ट पे। समझो बेटा, स्टैटिक्स को हम बोलते हैं, ये एक मैकेनिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो किस पे होते हैं? रेस्ट पे। दूसरे बेटा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा, रादर बेटा इसका मतलब ये होता है जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक्सक्यूज मी,
सारे के सारे बैलेंस आउट हो रहे हैं और नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0। इसका बेटा मैं और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो बेटा मैं इस टाइम फर्श पे खड़ा हूं, मेरा वेट लग रहा है बेटा नीचे। मेरे वेट को बैलेंस करने के लिए फर्श क्या कर रहा है, ऊपर को एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल एक्शन। क्योंकि बेटा ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रही हैं तो मैं यहां पे खड़ा हो पा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा डेफिनेशन लिख लो फटाफट स्टैटिक्स का। लिखो बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about objects at rest. लिखो बेटा, it is a branch of mechanics in which we study about objects at rest. आगे लिखो, if an object is at rest, लिखो बेटा, if an object is at rest, it does not mean, आराम से लिखो, if an object is at rest, it does not mean that no force is acting on it. If an object is at rest, it does not mean that no force is acting on it. Rather, it means that all the forces balance out and net force is 0. ये है बेटा स्टैटिक्स का डेफिनेशन। फिर हम आते हैं बेटा डायनेमिक्स पे। डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन। समझो बेटा कैसे होता है। जैसे बच्चों हमारा यही वाला डायग्राम था। मान लो बेटा अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स हटा दूं, बॉडी कहां को मूव करेगी बेटा, इस तरफ को। तो बेटा जैसे ही बॉडी मोशन में आई हम उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में क्या होता है बेटा, बॉडी पे जितने फोर्स लग रहे होते हैं वो बैलेंस नहीं कर पाते, नेट फोर्स हो जाता है नॉन जीरो और बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं डस्टर वाला। तो बेटा मेरे हाथ में डस्टर है। अब मान लो बेटा मैं डस्टर के नीचे से हाथ हटा दूं, डस्टर कहां जाएगा भाई, नीचे। अब सोच के बताओ बेटा, जब मैंने डस्टर के नीचे से हाथ हटाया कौन सा फोर्स गायब हुआ। सिंपल सा आंसर है बेटा, गायब हो गया नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि बेटा मेरा हाथ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा था। तो जैसे ही मैं अपने हाथ को हटाता हूं नॉर्मल रिएक्शन गायब, वेट की वजह से बॉडी कहां जाती है, नीचे की तरफ को। ठीक है, उसी तरीके से बेटा दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे बॉडी सरफेस पे रखी है, वेट लग रहा है बेटा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर। ये मान लो बेटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब मान लो बेटा मैं 1 न्यूटन इधर को लगाऊं, तो ऑब्वियसली बात है भाई बॉडी इधर को मूव करेगी। तो डायनेमिक्स में क्या होता है बेटा, बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, नॉन जीरो। इसका और एग्जाम्पल है, जैसे मान लो बेटा अगर यहाँ पे कागज का फर्श बना है, ठीक है, और मैं उस पर खड़े होने की कोशिश करूं, बेटा मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। क्यों भाई, मेरा वेट ज्यादा है। बेटा कागज उतना नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता कि वो मेरे वेट को बैलेंस कर सके, तो मैं कहां गिरूंगा, नीचे। ठीक, उसके मुकाबले बेटा अगर सोचो कागज के फर्श पर अगर मैं चींटी को रख दूं, नीचे गिरेगी, बोलो, नहीं गिरेगी। उसका बेटा सिंपल सा लॉजिक है, चींटी का वेट कम है और कागज उतना नॉर्मल रिएक्शन दे पाता है कि बेटा वो चींटी के वेट को बैलेंस कर सके। ठीक, तो आप ये डायग्राम बनाओ बेटा, फिर मैं डायनेमिक्स का डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। ड्रॉ कर लो जरा इसे फटाफट। तो सुनो बेटा, अगेन आपको कुछ रट्टा नहीं मारना। देखो तो बेटा हम डायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं, ये एक मैकेनिक्स का ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इसे बेटा हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो किसमें होते हैं, मोशन में। तो लिखो जरा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। ठीक है, आगे लिखो, इफ नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, लिखो क्या, इफ नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट is non-zero, then body will begin to move. If net force on object is non-zero, then body will begin to move. तो बेटा नटशेल में बताता हूं हमने क्या करा। स्टैटिक्स में बेटा हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो किस पे होते हैं, रेस्ट पे। डायनेमिक्स में बेटा हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो किस में होते हैं, मोशन में। इन दोनों को मिलाकर बेटा जो फिजिक्स का ब्रांच बनता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो बेटा मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है
जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होते हैं या जो ऑब्जेक्ट इसमें होते हैं बेटा मोशन में। तो भाई आप एक बार यहां तक उतार लो बेटा, मेरा ब्लैक बोर्ड भी पूरा भर गया है, तो अब एक बार यहां तक उतारो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उतार लो। तो बेटा फिजिक्स में क्या होता है बच्चे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी उन्हें बच्चों हम दो टाइप में डिराइव करते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो मैं सबसे पहले आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। सिंपल सा बेटा, जो फिजिक्स है दैट इज अ मेजरेबल साइंस। तो सिंपल सा है, जिस चीज को आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो बेटा, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज को आप नाप नहीं सकते बेटा, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जो मास है बेटा, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बेटा, मास को नाप सकते हैं। वैसे बेटा जो लेंथ है, लेंथ इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बेटा, हम लेंथ को भी नाप सकते हैं। तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो भाई दो जने साथ में आके खड़े हो गए, एक कहता है भाई मेरा मास ज्यादा है, दूसरा कहता है बेटा मेरा मास ज्यादा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक मेजरिंग वेइंग मशीन यूज करो, दोनों को उस पर खड़ा कर दो, आपको पता चल जाएगा भाई किसका मास कम है, किसका मास ज्यादा है। तो बेटा क्योंकि मास को नापा जा सकता है, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इससे बेटा लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर दो बंदे कहते हैं कि भाई मेरी हाइट ज्यादा है और दूसरा बंदा कहता है भाई मेरी हाइट ज्यादा है, उसे बेटा हम स्केल की हेल्प से नाप के बता सकते हैं किसकी हाइट कम है और किसकी हाइट ज्यादा है। तो बेटा लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब तुम कहोगे सर सब कुछ ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो भाई ऐसा भी नहीं है। जैसे बेटा मैं एक सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, गुस्सा। गुस्सा इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो भाई दो जने तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए, चिल्लाना शुरू हो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है भाई, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, पर गुस्से को नापा नहीं जा सकता। जैसे दो आदमी खड़े हैं तो बेटा गुस्से को नापने की कोई यूनिट नहीं। जैसे मास को किलोग्राम में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, गुस्से को नापने की कोई यूनिट नहीं है। तुमने किसी को ये कहते हैं सुना भाई मुझे एक गुस्सा आता है या मुझे 5 गुस्सा आता है, बेटा गुस्सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि गुस्से को नापा नहीं जा सकता। तो सिंपल सा भाई, जिसे तुम नाप लोगे बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे तुम नाप नहीं सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं। आई होप क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटी को बेटा हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा फंडामेंटल और एक होता है डिराइव्ड। फिजिक्स में बेटा देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा मैं लिख के बता रहा हूं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाई चांस एग्जाम में 1 मार्क में पूछ सकते हैं। बेटा जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। आपको पता है बेटा इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्हें फंडामेंटल क्यों बोलते हैं बेटा मैं भी डिस्कस करूंगा। दूसरी है लेंथ। लेंथ को बेटा आपको पता है मीटर्स में नापते हैं। तीसरा है टाइम। टाइम को बेटा हम नापते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, ये बेटा 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल हम करंट बोल देते हैं, पूरा नाम बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बेटा आपको पता होना चाहिए यूनिट होती है एम्पियर। फिफ्थ है हमारा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसे बेटा हम नापते हैं मोल में। ये सब आगे ना अभी आगे हायर स्टडीज में आएगा 11th-12th में। छठा है बच्चे हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे हम नाप 7th बेटा टेम्परेचर, जिसे हम नापते हैं केल्विन में। बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। मास को बेटा हम नापते हैं किलोग्राम में, लेंथ को हम नापते हैं बेटा मीटर में, टाइम को हम नापते हैं सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं बेटा केल्विन में। ठीक है, 11th बेटा हमारे सिलेबस में मेनली मैकेनिक्स है, तो जो फिलहाल मैं अपना फोकस सिर्फ मैकेनिक्स तक रख रहा हूं। मैकेनिक्स की बेटा अगर हम बात करें 3 फंडामेंटल
टोटल फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों 7, ठीक है। फिर अगर मैं सिर्फ मैकेनिक्स की बात करूं, मैकेनिक्स में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, मास, लेंथ और टाइम। टुडे 11th में आप देखना हमारे जो 90% क्वेश्चन होंगे इन तीनों पे फोकस्ड होंगे, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे, ठीक है। टुडे इसके बाद में भी आपको ये समझाऊंगा फंडामेंटल क्वांटिटी किसे बोलते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी किसे बोलते हैं। पहले भाई आप यहां तक ना एक बार सारा उतार लो। आपसे मान लो बाई चांस पूछ लेते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं और उनकी यूनिट कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप उतारो एक बार जरा यहां तक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैकेनिक्स में बेटा हम 3 मेन लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो मैंने आपको सबसे पहले थोड़ा ये समझाऊंगा व्हाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी बोलने के 2 रीजन हैं जो आपको बहुत ध्यान देकर समझने, ठीक है। सुनो सी, तो इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी बोलने का पहला रीजन है कि बेटा आप इन्हें एक दूसरे की टर्म्स में नहीं लिख सकते। ध्यान से सुनना बेटा, मास, लेंथ और टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें एक दूसरे की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। तो ध्यान दो बेटा, पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस। बेटा मतलब समझाऊंगा, कुछ भी रट्टेगा नहीं है, आपको समझ नहीं बातें। तो भाई ऐसे बातें लिखी हुई तुम्हें बुक में मिल जाएंगी, पर बेटा बुक वालों ने वैसे समझा नहीं पाएगा जैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर में समझा पाऊंगा। तो ध्यान दो, पहला है बेटा दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, साथ लिखते जाओ बेटा, इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। इन्हें बेटा हम एक दूसरे की टर्म्स में नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते? जैसे मान लो बेटा तुम्हारा मास है 50 किलो, तो मास को जो लेंथ या टाइम की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मान लो ये बोल सकते हो इसका मास 2 घंटे, नहीं बोल सकते बेटा। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते किसी आदमी का मास 50 मीटर है, तो मास को बेटा लेंथ या टाइम की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। उसी तरीके से बेटा जो टाइम है ना, हम उसे मास या लेंथ की टर्म्स में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं आप 2 घंटे पढ़े, ये टाइम हो गया, इसे लिख सकते हैं मैं 2 किलोमीटर पढ़ा या मैं 50 किलो पढ़ा, तो बेटा उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो पहली बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्हें एक दूसरे की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा बेटा ध्यान देना, मैं बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं। इनके टर्म्स में बेटा हम मैकेनिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। ध्यान देना, सिर्फ मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में बेटा मैकेनिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा जा सकता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ध्यान दो बेटा, जैसे हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड बेटा आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बेटा हम जब डायमेंशंस करेंगे, मास को शो करेंगे बेटा m से, लेंथ को शो करेंगे l से, टाइम को शो करेंगे t से। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, लेंथ होती है, इसे ऐसे लिखा l, और टाइम क्या हो गया बेटा t। कहने का मतलब है, आप ध्यान दो, स्पीड को लेंथ और टाइम की टर्म से लिखा जा सकता है। अगर मैं लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दूं, क्या बन जाएगा, स्पीड। और ध्यान बेटा मैं और एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो बेटा मैं आपके लिए ले लेता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा हमें पता है होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ इज अ लेंथ बेटा, अगर आप सोचोगे हम बोलते हैं ब्रेड्थ है, बट वो भी लेंथ ही होती है और हाइट भी लेंथ होती है। तो कहने का मतलब क्या बेटा, अगर मैं 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करूं हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम। ऐसे बेटा मैं आपको आगे टेबल बना के दिखाऊंगा, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज मैकेनिक्स में, सबको बेटा मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि बेटा आप इन्हें एक दूसरे की टर्म्स में नहीं लिख सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान देना बेटा, ऑल अदर क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of mass, length and time। थोड़ा ध्यान दो, मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलने के 2 रीजन है।
पहला बेटा मैंने समझाया, इन्हें एक दूसरे की टर्म्स में नहीं लिख सकते। मास को टाइम की टर्म्स में नहीं लिख सकते बेटा, टाइम को मास की टर्म्स में नहीं लिख सकते। दूसरा पॉइंट है बेटा, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन्हें इनकी टर्म्स में लिखा जा सकता है। जैसे बेटा मैंने आपको बताया, लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड बन जाएगा। 3 लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम बन जाएगा। इसलिए बेटा हम इन्हें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। दूसरा बच्चों हमारे पास आता है टर्म जिसे हम बोलते हैं बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी इन तीनों के अलावा बेटा मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम उन्हें डिराइव्ड बोलते हैं। जैसे मान लो बेटा अभी मैंने एग्जांपल लिया था स्पीड। बेटा स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि उसे लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखा जा सकता है। इससे बेटा आप और ले सकते हो वॉल्यूम, जैसे मैंने करके दिखाया। फोर्स बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। कहने का मतलब बेटा इन तीनों को छोड़ दो, बाकी जितनी भी क्वांटिटी है, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, एनर्जी, इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में आप लिखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, लिखो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लिखो बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक बार आप यहां तक बताओ बेटा, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। तो ये थी हमारी बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें 3 ही होते हैं, मैकेनिक्स की बात करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है बेटा। और बाकी जितनी भी क्वांटिटी हम उन्हें क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब एक बार यहां तक जरा उतारो, फिर मैं भी आपको आगे समझा रहा हूं। ओके। तो बेटा मैंने इसका एक रफ एनालॉजी दे रहा हूं जिससे आप ना फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड को और अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मान लो बेटा मैं इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल देता हूं। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, 26। इंग्लिश में अगर आप देखोगे टोटल मिला के 26 अल्फाबेट हैं, ए से लेकर जेड तक। इन अल्फाबेट्स को बेटा ऐसे मान लो इंग्लिश की फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों भाई? बेटा आप देखोगे इन 26 वर्ड से ही, 26 अल्फाबेट से पूरी तुम्हारी अंग्रेजी बन गई, पूरी इंग्लिश बन गई, कोई 27वां अल्फाबेट है ही नहीं। तो बेटा जो हमारे अल्फाबेट हैं ए से लेकर जेड तक, उन्हें आप ऐसे मान लो भाई वो ना इंग्लिश की फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। इन्हीं अल्फाबेट को जोड़ तोड़ के घुमा फिरा के बेटा तुमने पूरी डिक्शनरी बना डाली, पूरी इंग्लिश बना डाली। तो आप ऐसे मान लो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ऐसे मान लो बेटा जैसे इंग्लिश की बात करें तो जो हमारे अल्फाबेट हैं वो क्या है बेटा, इंग्लिश की फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो हम वर्ड्स बनाते हैं वो है बेटा इंग्लिश की डिराइव्ड क्वांटिटी। भाई एक बात और बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। कहीं तुम कल इंग्लिश वाले मैडम या सर को जाके अपना ज्ञान बांट दो, सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड, ऐसा नहीं है बेटा। जस्ट समझाने के लिए बताया कि अगर आप रिलेट करना चाहो तो अल्फाबेट्स को आप ऐसे मान लो कि इंग्लिश की फंडामेंटल क्वांटिटी, और वर्ड्स को बेटा आप ऐसे मान लो कि इंग्लिश की डिराइव्ड क्वांटिटी। आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो यहां तक उतार लो बेटा, ये हमने ना ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है। अब हम आएंगे बेटा अपने मेन टॉपिक पे, विच इज डायमेंशंस। तो भाई आप पहले यहां तक उतार लो अच्छे से बेटा, एक बार नोट्स लिख के रिवाइज करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कर लो आप यहां तक। तो जब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर डायमेंशंस को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। अगेन बेटा आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं, हाउ डू वी डिफाइन डायमेंशंस। तो ध्यान दो बेटा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं स्पीड। स्पीड बच्चों मैंने बताया था, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन बच्चों मास को शो करते हैं एम से, लेंथ को शो करते हैं एल से, और टाइम को शो करते हैं टी से। तो डिस्टेंस हो गया बच्चों लेंथ मतलब एल, टाइम हो गया बच्चों टी। ऐसे लिखोगे। अब बच्चों नोटिस करो, इस पावर 1 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं पावर -1 हो जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला बना L1T-1। जो आप देख सकते हो इसमें मास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे छोड़ दो, या बच्चों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m0 L1T-1 लिख सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो पावर है इन्हें डायमेंशंस बोला जाता है।
जैसे अगर मान लो आपसे कोई पूछे व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ स्पीड, तो बेटा आंसर है 0 इन मास या 0 फॉर मास, 1 इन लेंथ या 1 फॉर लेंथ एंड -1 फॉर टाइम या -1 इन टाइम। सिंपल सा कहने का मतलब बच्चों, जैसे अगर मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले में जो मास की पावर यूज हुई, जो लेंथ की पावर यूज हुई और जो बच्चों टाइम की पावर यूज हुई, उन पावर्स को डायमेंशन बोला जाता है। जैसे जो हमने स्पीड में लिखा, डायमेंशन है 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 फॉर टाइम। तो जब इसका डेफिनेशन लिख लो, क्या बना, लिखो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यहीं से बनी हुई तो डेफिनेशन, कुछ नहीं रटा माना। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम which are used in expression for physical quantity. सिंपल से, dimensions of a physical quantity are powers of mass, length and time which are used in expression for physical quantity. जैसे बेटा स्पीड की एक्सप्रेशन में मास का पावर है 0, लेंथ का पावर है 1, टाइम का पावर है -1, इन पावर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमेंशन। तो आप एक बार उतार दो जरा यहां तक। तो जो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, हम क्या करेंगे बेटा, जितनी भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम उनके लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले ना बिल्कुल सिंपल क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे जो आपने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है। जैसे बच्चे हम आगे बढ़ेंगे क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती जाएंगी। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, सब समझने का खेल है, समझोगे भाई सब कुछ बहुत आसान है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं स्पीड से। तो आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड होता है जो तुमने सुना ही है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। अब बेटा मैं यही फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूं। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, लेंथ, एल से शो करते हैं बेटा इसे, टाइम को शो करते हैं बेटा टी से, ये आ गया। यहां पर 1 है बेटा, ऊपर जाके हो जाएगी -1। तो नोटिस करना स्पीड का फॉर्मूला बनेगा L1t-, बेटा कितना आसान है। स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को शो करते हैं लेंथ से, टाइम को शो करते हैं टी से। फॉर्मूला बना बेटा L1t-1। साथ में जो मैं एक और फॉर्मूला कवर करवा देता हूं, स्पीड स्लैश में हम लिखते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट। स्पीड साथ में हम लिखते हैं, सॉरी, वेलोसिटी। यहां पर हम लिख रहे हैं बच्चों वेलोसिटी। नाउ स्पीड बेटा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर ये आ गया, ठीक है। तो आपको पता है चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या होते हैं, लेंथ। तो दोनों बारी में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। तो आप देख सकते हो जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा स्पीड का था, वही डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा होता है वेलोसिटी का, ठीक है। अब हम आते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी पे, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन बेटा? कई बच्चे बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, पर वो फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला होता है बेटा एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो नोटिस करो फॉर्मूला बना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बेटा एक सिंपल सी समझने वाली बात है, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो वेलोसिटी। देखो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी। देखो सिंपल से, मान लो भाई पहले तुम्हारी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में मान लो बेटा तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ के होगी 10 मीटर पर सेकेंड। चेंज कितना हुआ, 5। सिंपल 5 नहीं, चेंज हुआ बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, विच इज ऑल्सो वेलोसिटी। तो सिंपल सा बेटा चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो वेलोसिटी। तो इसका वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो किसका होता है, वेलोसिटी का। ध्यान दो सामने, तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो वेलोसिटी। तो बेटा हम यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं L1t-1, ये आ गया।
इसे डिवाइड करा बेटा टाइम से। जो कई बच्चों को मैंने देखा है पावर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप ध्यान देके समझो बेटा। यहाँ पावर है 1, ऊपर जाके होगी -1, -1 होगा -2। यहाँ बेटा -1 है, ये 1 जाके ऊपर -1 हुआ, -1 हुआ -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बेटा L1t-2। चेक करो जरा, ये दो बेसिक फॉर्मूले। इसमें बेटा हम थर्ड लिखते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बेटा इसे अभी तक आपने 9th-10th में शायद सिंपल मोमेंटम पढ़ा होगा। पूरा नाम होता है बेटा लीनियर मोमेंटम। हम अभी आगे 11th में पढ़ेंगे, ऐसे ही एक एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, वो अलग चीज होती है। तो मोमेंटम का बेटा पूरा नाम होता है लीनियर मोमेंटम। इसे हम शो करते हैं P से। याद करो भाई, किसी को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास होता है बेटा m और वेलोसिटी ये रहा। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है बेटा, मास को वेलोसिटी के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा फॉर्मूला बेटा ये बनता है m1 L1t-1। तो बेटा मैं ना 3 क्वांटिटी के सेट बनाता जाऊंगा ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद कर सके। ठीक है, अब ये तीनों फॉर्मूले उतार लो, फिर हम 3 और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिखते हैं। उतार लो तो बेटा अब तक हमने 3 फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूले करे थे। पहला हमने करा था स्पीड बेटा, दूसरा हमने करा था एक्सेलरेशन और तीसरा हमने करा था लीनियर मोमेंटम। बेटा दिस फॉर्मूला यू आर सपोज टू रिमेम्बर। आप ये मत सोचना है कि एग्जाम में आपको टेबल गिवन होगा जिसमें फॉर्मूले गिवन होंगे। ये फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं बेटा। याद तभी हो पाएंगे जब आप समझ के करोगे, इनका आपको रट्टा नहीं मारना। तो हम 4th फॉर्मूले पे आते हैं। 4th बेटा हमारा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड लेट अस से एरिया। तो मुझे जैसे अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बेटा लेंथ इज अ लेंथ, ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, ये हो गया बेटा एल का स्क्वायर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ का स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा हम 5th क्वांटिटी पे आते हैं, दैट इज वॉल्यूम। बहुत आसान है, आपको बताइए। वॉल्यूम होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बेटा लेंथ तो लेंथ है ही, आपको पता है ब्रेड्थ भी लेंथ होती है, हाइट भी लेंथ होती है। तो बहुत आसान है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया, एल का क्यूब। ये आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले। अब हम आते हैं बेटा अगले फॉर्मूले पे, दैट इज डेंसिटी। अब बेटा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले करें डेंसिटी। तो बेटा आपको पता ही होगा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। जैसे बेटा मेरा कुछ मास है, बेटा मेरे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये आ गया ना बेटा। मास को हम किससे शो करते हैं, m से। और वॉल्यूम देखो बेटा मैंने यहां पे लिखा है, वॉल्यूम को हम शो करते हैं एल के क्यूब से। तो आप देख सकते हो बेटा इसका फॉर्मूला बना m1L-3। तो ये सारे फॉर्मूले बेटा आपने शायद पहले पढ़े भी होंगे। अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला सिखाता हूं। नेक्स्ट बेटा हमारा फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है भाई ना। बेटा ध्यान रखना, मोस्टली हम जब भी वर्ड यूज रिलेटिव करते हैं, हम किसी क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, आपको ये बताता है कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वाटर के मुकाबले में कितनी है। तो बेटा वाटर का लॉजिक है, वाटर इज ए यूनिवर्सल सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को बेटा अगर आप वाटर से कंपेयर करो, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो ध्यान देना बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जो भी आप सब्सटेंस की बात कर रहे हो, अपॉन में होता है बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर। बेटा अगर बहुत एग्जैक्टली बात करें, हम वाटर की डेंसिटी लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल तुम्हें उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बेटा मेन ये याद रखना है, रिलेटिव डेंसिटी होता है बच्चों डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अपॉन में होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। ये भी डेंसिटी है भाई, ये भी डेंसिटी, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल होगा,
तो बेटा या तो आप लिख सकते हो डायमेंशनलेस, या फिर ना आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो m0 l0 t0। तो बेटा हमने 4 और फिजिकल क्वांटिटी बेटा मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले लिखवा दिए, आप जिन्हें उतारो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हम नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं 8। बेटा ये है फोर्स, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो भाई आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो बेटा आपको पता चलता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। अच्छा एक बात का ध्यान रखना बेटा, हम यहाँ जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे सारी आगे ना हमारे 11th के सिलेबस में आएंगी। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास को शो करते हैं m से। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला करा था, बताया था। अगर आप बिना कॉपी में देखे बता सको तो बहुत अच्छी बात होगी। याद करो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था L1t-2, तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। बेटा अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो फॉर्मूला बनता है m1 L1t-2, ठीक है। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा एक और फिजिकल क्वांटिटी का होता है जिसे हम बोलते हैं टेंशन। तो भाई टेंशन का मतलब बेटा वो पढ़ाई वाली टेंशन नहीं है बेटा, टेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। टेंशन के बेटा जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है खिंचाव। तो समझो टेंशन का मतलब क्या है। मान लो बेटा मैं क्या करता हूं, एक थ्रेड लेता हूं, थोड़ा मोटा सा थ्रेड, या मान लो बेटा हमने एक रस्सी ले ली और रस्सी को बेटा मैं ऊपर हुक से लटका देता हूं। तो आप देखो ये रस्सी ना शुरू में ढीली सी रहती है, ठीक। अब मान लो तुम वहां से गुजरते हो, तुमने देखा रस्सी, तुम छलांग मार के रस्सी से लटक गए। तो नोटिस करना जब आप रस्सी पे लटकते हो रस्सी पूरी खिंच जाती है, ठीक है। रस्सी के खींचने पर बेटा रस्सी में जो फोर्स पैदा होता है हम उसे बोलते हैं टेंशन। सिंपल सा है। मान लो बेटा अगर मैं यहां पर एक रस्सी लूं और रस्सी को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के खींचूं तो रस्सी खिंच जाएगी। तो बेटा रस्सी में जो फोर्स पैदा होता है दैट इज कॉल्ड टेंशन। तो बेटा टेंशन भी एक किस्म का फोर्स है। तो इसका बेटा वही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो कि हमारा फोर्स का होता है। तो भाई ध्यान रखना, जो डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा फोर्स का होता है वही फॉर्मूला होता है टेंशन का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इससे बेटा मान लो हम अलग अलग लेते हैं। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा एटसेट्रा। तो भाई तुमने 10th में करा भी होगा बेटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला होता था बेटा साइन का, ये फॉर्मूला होता था कॉस का, और ये फॉर्मूला होता था टेन का। तो भाई तुमने शायद 10th में इसका लॉजिक भी बनाया होगा। जैसे मोस्टली टीचर क्या पढ़ाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर कई टीचर लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्या फिलहाल में उतना मतलब नहीं इन सब बातों से, आप मेन बात पर आओ बेटा। परपेंडिकुलर इज अ लेंथ, हाइपोटेन्यूज आल्सो लेंथ। लेंथ अपॉन लेंथ कट गया बेटा, लेंथ अपॉन लेंथ फिर से कट गया, लेंथ अपॉन लेंथ फिर से कट गया। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा भाई। बेटा या तो आप लिख दो डायमेंशनलेस, या फिर आप इसे क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे इसे m0 l0 t0। तो बेटा ध्यान रखना हमारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके सब क्या होते हैं बेटा डायमेंशनलेस। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है बेटा वर्क। जो आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा आप 11th में पढ़ोगे, एक्चुअल फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेटा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। बेटा हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। फोर्स का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला करा था, रिकॉल करो। फोर्स ये होता था m1 L1 t-2। डिस्प्लेसमेंट बेटा लेंथ होती है, L से शो करते हैं। कॉस थीटा याद रखो डायमेंशन लेस होता है बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। सीधा सीधा बेटा आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा। फॉर्मूला बनेगा बेटा m1 L2 t-2।
दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होता है बेटा वही डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का होता है। रीजन है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब आप वर्क करते हो वही एनर्जी बन के स्टोर होता है। तो फिजिक्स की टर्म्स में बेटा जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। तो जब मैं एनर्जी की बात करता हूं, इसमें एनर्जी की सारी फॉर्म्स कवर्ड होंगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, भूल जाओ कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है और वही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा जो वर्क का होता है। तो आप याद रखो, जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है वही एनर्जी का है। एनर्जी बेटा ऑल फॉर्म्स आर कवर्ड इन इट। उतारो भाई जरा यहां तक उतार लो, कॉपी करो फटाफट। चलो अब हम आते हैं बेटा फॉर्मूला नंबर 11 पे, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर मतलब स्ट्रॉन्ग। फॉर्मूला याद है भाई किसी को? पावर का बेटा फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। बेटा मैंने अभी आपको बताया था फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला आप लिखोगे बेटा, या तो आप लिखो वर्क अपॉन टाइम या फिर आप लिख लो एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो बेटा वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला था m1L2T-2। इसे बेटा आप डिवाइड करोगे टाइम से ऐसे। अब ध्यान दो, यहां पर पावर बेटा 1, ऊपर जाके -1, -2 -1 क्या हो गया -3। तो बेटा ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1L2T-3। चेक करो बेटा, आपने एक बात नोटिस करी होगी, हर फॉर्मूले ना पिछला वाला फॉर्मूला काम आ रहा है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बेटा थोड़ी सी मेहनत करनी है। कॉपी पेन लो, एक एक करके ना फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले याद करके उनके डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना सीखो। आपको भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा ऐसा है, अगर आप इसे सिर्फ देखते रहोगे और पेन कॉपी से नहीं लिखोगे, आपको कुछ नहीं याद रहने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप साथ के साथ ना बेटा लिखते हुए चलो, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तभी तुम्हारी फिजिक्स अच्छी होगी। ठीक है, और ध्यान दो। 12th में आते हैं बेटा प्रेशर पे। पता है भाई किसी को प्रेशर का फॉर्मूला? प्रेशर होता है बेटा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ध्यान देना बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, फोर्स होता है m1L1T-2 और एरिया होता है बेटा लेंथ का स्क्वायर। चेक करो ऐसे होता है। अब ये पावर 2 ऊपर जाके माइनस होगी, 1 - 2 क्या होगा बेटा -1। चेक कर लो, ये 2 ऊपर जाके -2 होगा, 1 - 2 -1। तो प्रेशर का फॉर्मूला बेटा ये बनेगा m1L-1T-2। ठीक है, एक बेटा इंपॉर्टेंट बात और है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का होता है बेटा वही एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का होता है जिसे हम बोलते हैं भाई स्ट्रेस। जैसे तुम्हें पढ़ाई का आजकल बड़ा स्ट्रेस है, तो बेटा स्ट्रेस आगे फिजिक्स के सिलेबस में आएगा। फिलहाल आप ध्यान रखो, स्ट्रेस इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का होता है बेटा वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है? स्ट्रेस का। ठीक, अब चलो तुम्हें एक आसान सा फॉर्मूला लिखवा देता हूं। नेक्स्ट बेटा हम फॉर्मूला लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बेटा न्यू से शो करते हैं, वी को ना थोड़ा घुमा के बना दो। न्यू का फॉर्मूला होता है बेटा 1/T। टी का मतलब टाइम पीरियड, यहां पावर है 1, ऊपर जाती बेटा -1। तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया T-1। चेक करो बेटा, हमने एक एक करके 3 फॉर्मूले लिखे, आप इन्हें एक बार फटाफट से उतार दो। नेक्स्ट बेटा हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करेंगे, दैट इज कॉल्ड एंगल। ये बेटा हमने छोटी क्लास से मैथ्स में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला आगे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, ध्यान से समझना। तो नोटिस करो बेटा फॉर्मूला क्या है। मान लो बेटा हमने ऐसे करके एक सर्कल बनाया इस तरीके से, सामने को। ये फॉर्मूला याद करना बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटर पर एंगल है मान लो बेटा थीटा, सर्कल का रेडियस है r, और ये जो आर्क बनी है मान लो बेटा इसकी लेंथ है l। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा L/r।
एल इज अ लेंथ, बेटा आर इज ऑल्सो लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, सो इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेन पे। टुडे ये ना हमारी जो 11th की सेकेंड बुक है उसमें स्टार्टिंग में आएगा, उस टाइम बेटा हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, स्ट्रेन ना बेटा अलग अलग टाइप्स के होते हैं बट सबका फॉर्मूला सेम रहता है। टुडे मैं आपको स्ट्रेन थोड़ा समझा रहा हूं होता क्या। ध्यान दो, मान लो बेटा हमारे पास एक वायर है ऐसे, इसकी लेंथ है मान लो बच्चों 1 मीटर। अब हमने क्या करा, इसके नीचे लोड लटका दिया। जैसे मान लो भाई तुम तार लटकी, तुम उसे झपटे और नीचे लटक गए, तो जब आप वायर के नीचे लटकोगे तो वायर की लेंथ बढ़ेगी। मान लो बेटा वायर की लेंथ बढ़ गई लेटर से 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में होता है बेटा ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में होता है बेटा ओरिजिनल लेंथ। तो भाई ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो बेटा हमारे पास फिर से क्या बचा, डायमेंशन लेस। ठीक, तो जो अगर आप नोटिस करोगे अब तक हमने 15 फॉर्मूले लिखे। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी देखो बेटा, हमने लगभग 20 फिजिकल क्वांटिटी इसमें कवर कर ली। अब जो इसमें ऐसा है दुनिया भर की फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, एक तो तुम थोड़ा बोर होना शुरू हो जाओगे, दूसरा ना मेनी स्टूडेंट्स लूज इंटरेस्ट। तो हमने क्या करा है, हमने लगभग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर्मूले लिखने। आप देखो बेटा 90% जो क्वेश्चंस हैं वो इन फिजिकल क्वांटिटीज में कवर हो जाते हैं। बेटा क्या होगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, मैं ना 3-3, 4-4 फॉर्मूले साथ साथ लिखवाता जाऊंगा। तो जो टेबल है आप उसमें लगभग 1 पे लगभग आप 10-15 क्वांटिटी जगह छोड़ देना। जैसे चैप्टर चलेगा बेटा मैं आपको कम से कम 10 फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले और लिखवाने वाला हूं। ठीक है, तो बेटा आज हम ये वीडियो यहां पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा आपको देखने का फायदा तभी मिलेगा अगर आप इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले को अच्छे से याद करोगे। तो जो ऐसा है एग्जाम में आपको फॉर्मूला गिवन नहीं होगा, तो अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में ना कोई इंटरेस्ट आने वाला है और ना बेटा कोई बेनिफिट होने वाला है। तो जब तक हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तब तक आप क्या करो, इन सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करके रखो। ठीक है बेटा, नाउ टेक केयर, बाय बाय। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।